हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो वेरिएबल आ रहा है, टाइम और वर्क। टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो होगा वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। हिंदी में इसको कहा जाए तो कार्य बराबर समय गुना क्षमता। हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्षमता होता है। यहां हम लोग देखेंगे कि तीन वेरिएबल आया है, वर्क, टाइम और इफिशियंसी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कार्य बराबर समय गुना क्षमता। तीन वेरिएबल यहां आया है, वर्क, टाइम और इफिशियंसी। किसी का भी वैल्यू बदल सकता है, अलग अलग समय में अलग अलग इसका वैल्यू हो सकता है। यानी यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो हम आगे करेंगे क्या, इस फॉर्मूला को सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलिए कि आप एक बार में 5 रोटी सुबह खाते हैं, ये आपका क्षमता है। किसी और का क्षमता कुछ और हो सकता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, सबका अपना अपना अलग अलग क्षमता होता है। तो उस क्षमता के अनुसार कार्य जो है वो बदलेगा, सबका जो अपना अपना क्षमता होता है। उसी प्रकार टाइम भी वेरिएबल है, तो तीनों अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग इसका केस देखेंगे। तो मान के चलिए कि हम एक बार में सुबह में 5 रोटी खाते हैं, तो कितना खाते हैं, 5 रोटी, ये हमारा क्षमता है। और सुबह दोपहर शाम कितना टाइम खाते हैं, तो 3 टाइम खाते हैं। तो 5 रोटी सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम, टोटल हमने रोटी खाया कितना, 15। कैसे हुआ, तो चूंकि एक बार में जो खाने का मेरा क्षमता था वो हो गया मेरा इफिशियंसी। और ऐसा ऐसा कितना बार हम खाना खाए, यानी कितना बार हम काम किए, उस टाइम से जब उसको मल्टीप्लाई किए तो हमको कितना काम टोटल किए वो वर्क आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो तीन वेरिएबल आया, वर्क, टाइम और इफिशियंसी, इसमें से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे और बाकी दो के बीच हमको रिलेशन निकालना है। देखते हैं कैसे। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ध्यान से लिखेंगे, वर्क, टाइम और इफिशियंसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जैसे था वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। यहाँ पे तीन वेरिएबल है, केस स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट में इस तीनों में से किसी एक वेरिएबल को हमको क्या कर लेना है, मान लेना है कांस्टेंट। मान के चलिए हम इफिशियंसी को मान लिए कांस्टेंट मान लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में मेरा इफिशियंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। अब देखिए जब हम इफिशियंसी को मान लिए कांस्टेंट, तो हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि वर्क और टाइम एक स्ट्रेट लाइन में है। एक स्ट्रेट लाइन में इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है। वर्क जो है वो टाइम के, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। कब, जब हमारा इफिशियंसी कांस्टेंट होता है। हम लोग 9th 10th में पढ़े या फिर 11th में कि ग्रेविटेशनल एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द्रव्यमान के गुणनफल के, m1 इंटू m2। तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन में था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। इसका क्या अर्थ होता है कि यदि मेरा द्रव्यमान जो है वो बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो बल भी घटेगा। यानी जिस कंडीशन में, जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, जिस रेशियो में ये घटेगा उसी रेशियो में घटेगा। और उसी का दूसरा नियम पढ़ेंगे कि F जो है वो r² यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी 1/समथिंग, कांस्टेंट बटे समथिंग रहेगा तो वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। मतलब यदि बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगा और दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। क्लियर है। चलिए तो इसी कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि क्या है समानुपाती और क्या व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए लिखे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, सीधे रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ कि यदि टाइम बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, टाइम घटेगा
तो वर्क घटेगा। ये हमको समझाना है। कब? जब हमारा इफिशियंसी कांस्टेंट रहेगा, अर्थात क्षमता मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा कंडीशन आएगा। तो लिखेंगे इफिशियंसी जब हो जाता है कांस्टेंट, तो इफिशियंसी के कांस्टेंट होने के कंडीशन में वर्क क्या होता है? वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। कोई दिक्कत नहीं। कब? जब हमारा इफिशियंसी कांस्टेंट हो जाता है तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब यदि टाइम बढ़ा तो वर्क बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो वर्क घटेगा। टाइम जिस रेशियो में बढ़ेगा वर्क उसी रेशियो में बढ़ेगा, टाइम जिस रेशियो में घटेगा वर्क उसी रेशियो में घटेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। मान के चलिए जैसे इफिशियंसी कांस्टेंट है, मान के चलिए कि यहां लिखते हैं ई, ए का और एक है बी का। मान के चलिए कि ये जो है एक बार में 5 रोटी खाता है और ये जो है वो 4 रोटी खाता है। दोनों का अपना, सॉरी, इफिशियंसी कांस्टेंट है तो ये भी 5 रोटी खाएगा। कांस्टेंट है इफिशियंसी दोनों जगह। चलिए आते टाइम पे, ये बेचारा दिन में 3 बार खाता है और ये बेचारा 2 ही बार खाता है। ये 3 बार खाता है, ये 2 बार खाता है। अब हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क यहां हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे, मान के चलिए आप एक बार में 5 रोटी खाते हैं और ऐसा ऐसा 3 बार खाते हैं तो टोटल कितना रोटी खाएंगे? 15। चलिए, और यहाँ हम लोग 5 रोटी एक बार में खाते हैं और ऐसा ऐसा 2 ही बार खाते हैं तो हम लोग खाएंगे 10 रोटी। अब जब आप इसको काटिएगा तो 3:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टाइम का रेशियो क्या था? 3:2, और यहाँ वर्क का भी रेशियो निकला 3:2। यानी जब हमारा इफिशियंसी होगा कांस्टेंट तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। टाइम जिस रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा वर्क उसी रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है केस फर्स्ट? चलिए आते केस सेकेंड पे। हम लोग केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, एक बार इफिशियंसी को कांस्टेंट रखे, इस बार हम लोग टाइम को कांस्टेंट कर लेंगे। टाइम मेरा हो गया क्या? कांस्टेंट, मतलब टाइम का वैल्यू फिक्स हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो भी देखिए कि वर्क जो है वो इफिशियंसी के एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात इफिशियंसी का वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ेगा वर्क उसी में, और इफिशियंसी का वैल्यू जिस रेशियो में घटेगा वर्क उसी रेशियो में घटेगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले केस सेकेंड को लिख लीजिए। क्या है केस सेकेंड? जब टाइम मेरा होता है कांस्टेंट, टाइम के कांस्टेंट होने के कंडीशन में वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इफिशियंसी के। कैसे? एग्जांपल से देखते हैं। मान के चलिए एक ए है बंदा, एक बी है, दोनों जो है 3-3 बार खाता है, लेकिन ए जो है दोनों 3-3 बार खाता है। इसका मतलब हुआ कि टाइम मेरा हो गया है कांस्टेंट। लेकिन ए एक बार में 5 रोटी खाता है, इसका अपना क्षमता है, और बी जो है वो एक बार में 4 रोटी खाता है। अब हम लोग वर्क निकालते हैं। वर्क जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि मान के चलिए एक बार में 5 रोटी खाता है और 3 बार ऐसे ऐसे खाता है, तो कितना हो गया? एक कितना काम किया? एक किया काम 15। एक बार में 5 रोटी खाया, ऐसा ऐसा 3 बार खाया तो काम हो गया 15। और दूसरा बी जो है वो एक बार में 4 रोटी खाता है, ऐसा ऐसा 3 बार खाया तो हो गया 12। चलिए अब हम लोग यहां देख लेंगे रेशियो। वर्क का रेशियो जब आप काटिएगा तो 5:2 क्या आया? 4। 5:4 आया। अब हम लोग यहां देखते हैं कि जब मेरा टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो इफिशियंसी का रेशियो है 5:4, वही वर्क का आपका रेशियो है 5:4। यानी जिस रेशियो में इफिशियंसी बढ़ेगा या घटेगा उसी रेशियो में मेरा वर्क बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है केस सेकेंड? चलिए आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड पे हम लोग आते हैं। केस थर्ड जो है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बहुत इंपोर्टेंट है। इस बार हम लोग करेंगे किसको? वर्क को कांस्टेंट करेंगे। वर्क जब मेरा हो जाएगा कांस्टेंट
तो लिखेंगे क्या, कांस्टेंट के जगह 1 2 3 4 कोई भी संख्या डिजिट जो है वो कांस्टेंट होता है, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। मान के चलिए वर्क के जगह हम डिजिट लिख दिए 1 बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय टाइम इक्वल टू इफिशियंसी। अब देखिए हम बोले थे कि जब 1 बटे समथिंग के रेशियो में आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इफिशियंसी का मान यदि बढ़ेगा तो टाइम का वैल्यू घटेगा, और इफिशियंसी का वैल्यू घटेगा तो टाइम का वैल्यू बढ़ेगा। ये बताए हुए थे। अब इसी चीज को एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान के चलिए ये टाइम, ये इफिशियंसी, और ये हो गया आपका वर्क ए और बी का। तो हम लोग वर्क को कांस्टेंट किए थे। वर्क मान लीजिए मेरा 20 रोटी है, ए भी 20 खाता है, बी भी 20 खाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि मान के चलिए ए जो है वो एक बार में 5 रोटी खाता है, लेकिन बी जो है वो 4 रोटी खाता है। ए एक बार में कितना 5 रोटी खाया और बी 4 ही रोटी खाया। बताइए एक बार में 5 रोटी खाता है, खाया 20 रोटी, तो ऐसा यानी 4 बार खाया होगा। और बी जो है वो एक बार में खाता है 4 रोटी और खाया टोटल 20 रोटी, तो इसका मतलब है कि बी खाया होगा 5 बार। वर्क बटे टाइम, वर्क बटे इफिशियंसी इक्वल टू टाइम, वर्क बटे इफिशियंसी इक्वल टू टाइम। अब देखिए हम देख रहे हैं ये कि जब मेरा वर्क कांस्टेंट होता है तो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका ठीक अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा रेशियो हो जाता है। यानी यदि इफिशियंसी का रेशियो है 5:4 तो टाइम का मेरा रेशियो हो गया 4:5, यानी ठीक अपोजिट हो गया, उलट जाता है। वैसे ही बोल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, केस 3। इसको ध्यान से समझना है, जो भी लगभग क्वेश्चन बनेगा वो इसी कंडीशन पे बनेगा, इसको हमको ध्यान से समझना है। चलिए ये क्लियर हो गया। यानी यदि जब मेरा तीसरा केस में वर्क होगा कांस्टेंट, केस 3 लिखेंगे। केस 3 में जब मेरा वर्क हो जाएगा कांस्टेंट, तो वर्क के कांस्टेंट होने पर क्या होगा, इफिशियंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, यानी 1 बटे समथिंग। यानी जब मेरा वर्क कांस्टेंट होगा तो इफिशियंसी का रेशियो जिस रेशियो में बढ़ेगा वैल्यू टाइम का, उसी रेशियो में घटेगा, और टाइम का यदि बढ़ेगा तो इफिशियंसी का रेशियो घटेगा। क्लियर है? यानी इसी को हमको ध्यान से समझना है, इस तीनों केस को। तीनों केस क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे अब एग्जांपल समझना है हमको, क्वेश्चन बनाना है। पहले हम लोग आते हैं, यहां से एक फार्मूला है वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। इसी से 2 और फार्मूला ला सकते हैं, लिख सकते हैं वर्क बाय टाइम इक्वल टू इफिशियंसी और वर्क बाय इफिशियंसी इक्वल टू टाइम। यानी यदि हमको समय निकालना है तो इफिशियंसी को इधर ले आइए, वर्क बाय इफिशियंसी, और यदि इफिशियंसी निकालना है तो टाइम को इधर लाइए, वर्क बाय टाइम। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसपे इसके बाद उसको समझेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, सी उसी काम को 25 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, सी उस काम को 25 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए 15 दिनों में, बी जो है वो 20 दिनों में, सी जो है वो 25 दिनों में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा? पहले इसको बनाने का तरीका देखते हैं, फिर बताएंगे हम कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ टाइम है, ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में, तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग टाइम का लेंगे एलसीएम। टाइम का एलसीएम लेंगे तो हमको निकलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम कैसे लेंगे? सिंपल तरीका है, दिए गए जितने भी संख्या हैं उसमें जो सबसे बड़ा है उस बड़े वाले का टेबल पढ़ेंगे और बाकी दूसरों से काटते जाएंगे। जब पूरा कट जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे मेरा 25 है ना सबसे बड़ा, 25 का टेबल पढ़ेंगे
25 दूनी 50, 20 से नहीं कटा, 25 दिया 75 नहीं कटा, 20 से 25 चौके 100 कट गया, 20 पंचे 100 लेकिन 15 से नहीं कटा, 25 पंचे 125, 25 छाके 150, 25 सते 175 नहीं कटेगा, 25 अठे 200 वो भी नहीं कटेगा, 25 नमा 225, 25 दमा 250। देखिए एक और तरीका है, इस नियम से लंबा जा रहा है तो क्या करेंगे, इस ध्यान से समझना, इस 25 में 5:5 आया ना, 5:5 इसको छोड़ देना, दिमाग में रखना है बस। 20 में क्या आया 5:4 और यहां आया 5:3, तो 5 तो सब में है, 5 आ गया, यहां पे 5:5 था, एक और 5 आ गया, 5:4 था, एक 4 आ गया, 5:3 था, एक 3 आ गया, हो गया एलसीएम। 25 25 चौके 100 दिया 300, इसका एलसीएम हो गया 300। ये तरीका है, 300 हो गया इसका एलसीएम। हम जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो 3-4 तरीका से बताएंगे किस प्रकार से 3-4 तरीका से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। पहला तरीका क्या बताया कि जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़िए, बाकी दूसरों से काटने का प्रयास कीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि ध्यान आपको ये देना है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन, मतलब छोटा से छोटा ऐसा संख्या होना चाहिए जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो इसका मतलब है कि उसमें जो भी फैक्टर होगा सब रहेगा। फैक्टर का मतलब यहाँ 5:5 है तो 2 बार 5 इसमें आना ही आना है, यहाँ 5:4 है तो 5 और 4, 2 बार 5 आया तो 1 बार तो 5 आएगा ही, 4 भी रहना चाहिए, और यहाँ 15 5:3 तो 3 भी होना चाहिए। हो गया एलसीएम मेरा, ये तरीका है निकालने का। चलिए अब कोई ये बोलेगा कि हम लोग जो है यहाँ टाइम का एलसीएम लिए, टोटल वर्क निकला, टाइम का एलसीएम लिए क्यों, उसका कारण क्या है वो देखेंगे हम लोग। टाइम का हम लोग एलसीएम इसलिए लेते हैं, जैसा कि अभी बताया कि एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक ऐसा संख्या सबसे छोटा से छोटा, एक ऐसा संख्या जिससे दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जब पूरा पूरा भाग लग जाए इसका मतलब ये दिया गया संख्या जो है सभी, वो इसे पूरा पूरा काटेगा, और पूरा पूरा काटेगा तभी तो वर्क बटे टाइम हमको इफिशियंसी निकलेगा, वर्क बटे टाइम हमको पूरा पूरा कट के इफिशियंसी निकलेगा। जैसे 300/15 20 आ गया क्षमता, 300/20 15 आ गया क्षमता, 300/25 12 आ गया क्षमता। अर्थात हमको एक ऐसा वर्क चाहिए जो दिए गए सभी समय से पूरा पूरा कटे, ताकि वर्क बाय टाइम हम लोग करके क्षमता पूर्ण संख्या में निकाले, ऐसा ना कि फ्रैक्शन में। इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से जो बनाते हैं, लिखते हैं ए 15 दिनों में करता है तो 1 दिन का काम 1/15 आ गया, फ्रैक्शन में 1/20 1/25, और तब इसको कैलकुलेट करते रहेंगे भिन्न के जोड़ के जैसे। तो हम लोग इस भिन्न के जोड़ को क्लियर करने के, इससे बचने के लिए ऐसा करेंगे, लंबा चला जाएगा और थोड़ा सा कठिनाई भी होगी इसको बनाने में। तो इससे बचने के लिए हम लोग करते क्या है, दिए गए सभी टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, जिससे कि हमको जो वर्क निकलता है वो वर्क बटे टाइम करके क्षमता हम पूर्ण संख्या में निकाल लेते हैं, हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। जैसे वर्क पता चल गया, टाइम का एलसीएम लेंगे, पहला स्टेप क्या हुआ, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 25 दिन में। पहला स्टेप मेरा है टाइम का, आप एलसीएम ले लीजिए, निकलेगा टोटल वर्क। वर्क जब निकल गया तो वर्क बटे टाइम इफिशियंसी निकलेगा। अभी दिखाए थे कि वर्क बाय टाइम इफिशियंसी होता, तो वर्क बटे टाइम कर लिए, पूरा पूरा कटना ही है तो पूरा पूरा हमको पूर्ण संख्या क्या क्षमता निकल गया। ऐसा किए क्यों, क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उस काम को 20 दिनों में करता है, सी उस काम को 25 दिनों में करता है। बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा, समय निकालना है। समय निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, पहला वर्क, दूसरा इफिशियंसी। वर्क चलिए हम निकाल लेंगे, टाइम का एलसीएम लेके वर्क निकलेगा, ये पहला स्टेप था। अब जब वर्क निकल गया तो वर्क बाय टाइम करके इफिशियंसी भी निकाल लेंगे, और तीनों का क्षमता को मिला देंगे और तब उसको वर्क में भाग दे देंगे। हमको पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर कितने समय में करेगा। जैसे तीनों मिलकर कितने समय में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क मेरा कितना है 300,
और मेरा तीनों मिलकर क्षमता कितना होगा, 20, 15, 35 और 12, 47, 300/47 तीनों में करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसी एग्जांपल के मेथड से आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले टाइम का एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकलेगा और वर्क बाय टाइम हमको एफिशिएंसी निकलेगा। और एक बार जब सबका स्टेप बाय स्टेप एफिशिएंसी पता चल गया तो तीनों मिलकर कितने समय में करेगा, तीनों का मिलकर क्षमता पता चल गया, वर्क पता है, वर्क बाय एफिशिएंसी करके हमको टाइम पता चल जाएगा। बहुत इजी है। चलिए हम ये बताना चाह रहे थे कि टाइम का एलसीएम हम लोग लेते क्यों है। बहुत क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कोई लड़का करता है, यही रीजन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसी टाइप से, तब हम लोग असाइनमेंट बनाएंगे। देखिए जनरली और कोई सर पढ़ाएंगे किसी न किसी बुक से, मेरा जो असाइनमेंट बना हुआ है, हम जो असाइनमेंट बनाए हैं खुद का, वो 6-7 प्रकाशन के बुक से मिलके बना है। जैसे आपका सगीर अहमद है, आर.एस. अग्रवाल 2 राइटर है, 3 राइटर है, सगीर अहमद है, आर.एस. अग्रवाल है 2 राइटर, आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर, महेश मिश्रा जी का बुक है, राकेश यादव का बुक है, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस वाला आता है मोटा जैसा, सबका मिला के जो एक जिसमें भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है